together. Last time क्या करेंगे? Aquatic ecosystem. Aquatic Start करो। कुछ फैक्टर होता है। हाँ। ठीक है, तो एक तो चीज़ है, मुझे बताओ व्हाट इज विंटर किल? विंटर किल क्या है? ठंड इतनी बढ़ जाती है, फ्रीज हो जाती है, फिशेस वगैरह मर जाती हैं। जब पानी ठंड की वजह से बर्फ जब ठंड होगी तो बर्फ क्या होगी? बर्फ किसी भी लेयर की बर्फ जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाएगी तो फिर क्या होगा? उसका एल्बिडो इफेक्ट मींस मॉर्निंग एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा होगा। एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो इंसोलेशन आ रहा है, सन की जरिए से जो रेज आ रही है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो उसकी फोटोसिंथेसिस भी क्लियर हो जाएगी, जो कि रेज अंदर जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस खत्म, तो प्लांट की ग्रोथ खत्म, प्लांट की ग्रोथ खत्म, एट द एंड प्लांट रहेगा जो खाने वाले डिजॉल्व ऑक्सीजन निकलने में रहेगी, और उसकी वजह से मछलियाँ मर जाएंगी। और जब वो बर्फ पिघलती है तो मछली जो मरी होती है वो भी बर्फ पिघलता है, और ये मजेगा होता है। आज के कॉन्सेप्ट है एजिंग ऑफ लेक। आज का जो आज से स्टार्ट करेंगे वो है लेक इकोलॉजी। ऑस्मोटिक मतलब क्या होता है? लेक इकोलॉजी सर ऑस्मोटिक मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक का प्रोसेस थोड़ा दूसरा है। ऑस्मोटिक एक ऑस्मोट्रॉफ से वर्ड है, और ऑस्मोट्रॉफ किसको बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफ पता है? ऑस्मोटिक तो ये कुछ सॉल्ट कंटेंट से रिलेटेड है सर। सॉल्ट कंटेंट तो खीरा में एक क्वेश्चन आया था ऐसे कुकुम्बर का ऑस्मोसिस में कुकुम्बर में कौन सा प्रोसेस होता है? एक याद रखना, ऑस्मोटिक तो नहीं, लेकिन ऑस्मोट्रॉफ भी याद रखना। ऑस्मोट्रॉफ भी वर्ड होता है। अभी कुछ वर्ड और से अलग लिख पाएंगे, जैसे एपिज़ोटिक, ज़ीनोबायोटिक्स, नाम सुने कभी? ये बताएंगे ऑस्मोटिक अगर तो सब बताऊंगा। ज़ीनोबायोटिक आई थिंक एक लिस्ट है नाम की, जो आप पूछ रहे हो सब ऑस्मोट्रॉपिक सब अलग अलग नाम की लिस्ट है, वो आपको दे देंगे, बता देंगे। फिलहाल एजिंग ऑफ लेक, लेक इकोलॉजी। तो बता सकता लेक की डेफिनेशन आज का? व्हाट इज लेक? सर ये जो मूविंग नहीं होता है वाटर हाँ, इट मींस वो किस कैटेगरी में है? लेंटिक या ग्लोटिक? सर लेंटिक 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 का मतलब जो लोट रही हो लेकिन मिस नॉर्मल है, लक्षण निकाला हुआ। ठीक है, देखिए लेक इकोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता कि लेक है क्या, है ना? तो लेक की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम है NLCP ने एक डेफिनेशन दी है कि लेक किस चीज को कहा जाता है। NLCP ने बोला कि a water body called as lake if the depth उसकी 3 मीटर या 3 मीटर से ज्यादा हो, 3 मीटर या 3 मीटर प्लस, है ना? एरिया है वो 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और जो वेजिटेशन उसमें वेजिटेशन है वो या तो ना हो, एकदम ना हो, या तो ना के बराबर हो। Either less और दो तीन कंडीशन बताएं। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम 3 कंडीशन बताएं कि जिसके आधार पर किसी भी चीज को वाटर बॉडी को लोग लेक बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन बताई क्यों गई, कभी जानने की कोशिश की? देखो ये डेफिनेशन बताएगी बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि लेक को क्या हम लोग वेटलैंड में एज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
लेक हो, लेक इज अ वेटलैंड और नॉट, ये कंफ्यूजन हो गया। तो उन्हीं ने फिर डेफिनेशन एक पूरी दे दी। तो अभी हम लेक इकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने सोचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर लेक की डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर डेप्थ से कम मीटर डेप्थ वाले कुछ वाटर बॉडीज होंगी तो उनको शैलो लेक बोलते हैं, और जनरली वो सब चीजें वेटलैंड में कवर हो जाती हैं। वेजिटेशन, हाँ समझ गई मैं, वो बता डेप्थ के आधार पर, प्लस जो वेटलैंड होता है उसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। अभी सब चीज़ें आएगी, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। और ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं दी डेफिनेशन, ये इस प्लान में दी है, ध्यान रखिएगा। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक की डेफिनेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द प्लान ऑफ एनएलसीपी। बाकी बातें भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे लेक के बारे में। है ना? चलो बोलिए। एरिया, एरिया का मतलब कितने रीजन में फैली हुई है, तो 10 हेक्टेयर उसका होना चाहिए मिनिमम। ये 10 सेंटेंस लगा हाँ समझते हैं, बस वजह पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हो गया, ये बात हो गई। तो लेक की डेफिनेशन हम लोग पता चली। अब हम लोग इसके बाद सारी चीजें लेक के बारे में देखेंगे, इंडियन लेक के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। अब आज एक कॉन्सेप्ट आता है लेक से रिलेटेड, एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक मतलब इसका नॉर्मल समझ लो कि हम लोग जैसे पैदा होते हैं तो जवान होंगे, जवान होंगे बूढ़े हो जाएंगे, उसी तरीके से लेक का भी प्रोसेस है। लेक भी पहले जवान होगी, फिर बूढ़ी हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, ये प्रोसेस होता है। इसी को कॉन्सेप्ट बोला जाता है एजिंग ऑफ लेक। तो एजिंग ऑफ लेक ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कभी कभी तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे एक लेक है, शायद आपको नाम सुना हो, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक नाम सुना कभी? गुजरात, गुजरात में सुदर्शन लेक। ये लेक पता कितनी है? 300 BC, 300 BC की है, और ये मैन मेड लेक है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई लेक। तो ये लेक अभी नहीं है, तो इसमें क्यों एजिंग नहीं होगी? तो इट मीन कि जो एजिंग ऑफ लेक है वो कोई जल्दी का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, काफी लंबा समय लगता है। अब ये जो एजिंग ऑफ लेक है ये कभी कभी बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी इसमें तेजी आ जाती है। इसमें तेजी आ जाती है। तेजी आने का मतलब क्या है कि इसकी जो एज होगी वो बहुत जल्दी से कम हो जाएगी। देखिए एजिंग ऑफ लेक के दौरान पहले तो लेक फुल फ्लेज होगी, फिर उसके बाद उसमें वेजिटेशन थोड़ा इंक्रीज कर जाएंगे, और वेजिटेशन इंक्रीज करने के बाद जो लेक है वो लेक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगी। ये प्रोसेस होगा लेक। तो पहले लेक थी फुल फ्लेज लेक, तो उसमें वेजिटेशन बहुत इंक्रीज कर जाएगा, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन ये बात आएगी कि लेक में वेजिटेशन इंक्रीज क्यों किया, क्यों लेक में वेजिटेशन इंक्रीज कर रहा है? अगेन वजह इसके लिए न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होने की वजह से लेक में वेजिटेशन ज्यादा है। अभी ये सब प्रोसेस आएगा तो फिर क्रोनोलॉजी देखो क्या है, सब चीजें आएगी। तो जब न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होगा तो उससे वेजिटेशन बढ़ जाएगा। वेजिटेशन बढ़ने से क्या प्रोसेस होगा? वेजिटेशन में जो सबसे पहले बढ़ती है तो क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। सबसे पहले ये बढ़ेंगे, इन्हीं को तो एल्गी बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एल्गी तो है, तो एल्गी बढ़ जाएगी, एल्गी ग्रोथ बहुत हो जाएगी।
जब एल्गी की ग्रोथ बहुत हो जाएगी तो एल्गी की ग्रोथ हो जाने पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा एल्गी तो उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जब एल्गल ब्लूम हो जाएगा तो हमें दिखता क्या है कि जो किसी भी लेक की अपर लेयर है वो किसी वेजिटेशन से ढक गई है। कभी कभी वो ग्रीन भी नहीं दिखती, कभी कभी वो येलो दिखती, कभी कभी वो ऑरेंज वाली शेड में। तो ये क्या होगा, ऊपर की लेयर भी भर जाएगी। अब वो जब भर जाएगी तो सन की जो रेज है वो पेनिट्रेट होकर अंदर नहीं जा पाएंगी। जब नहीं जा पाएंगी तो अंदर के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो अंदर क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो प्लांट की खुद भी तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो प्लांट भी खुद मर जाएंगे। जो प्लांट मर जाएंगे तो वो डिकम्पोज होने के लिए नीचे के तल पे आ जाएंगे। अब उनको डिकम्पोज करने के लिए जो जूप्लैंक्टन और डिकम्पोजर होते हैं, जो ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि डिग्रेडेशन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अपनी सांस लेना बंद कर देंगे, वो रेस्पिरेशन तो करेंगे ना। तो रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चूंकि एल्गल ब्लूम हुआ है तो हर चीज की ग्रोथ हो गई है, तो जो अंदर के डिकम्पोजर होंगे उनको और ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो डे बाय डे चूंकि फोटोसिंथेसिस तो हो रही ना, तो ऑक्सीजन की कमी है और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो डिकम्पोजर यूज कर देगा। तो ये करते करते कंडीशन ऐसी होगी कि हम लोग 10 ppm से कहाँ पे रहेंगे, 2 या 3 ppm तक आ जाएंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और फिर ऑक्सीजन की और कमी होती चली जाएगी, फिर उसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, और इसी को कभी कभी एनारोबिक कंडीशन भी बोलते हैं। हाइपोक्सिया हो जाएगी, हाइपोक्सिया के बाद एनॉक्सिया हो जाएगी, और एनॉक्सिया को ही कभी कभी हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन एकदम नहीं है। अगर ये होगा एनारोबिक कंडीशन, तो ये बोला जाता है कभी कभी फिर यहाँ पर बहुत खतरनाक वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे वहां पर डेवलप हो जाएंगे जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जाएंगे जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जहर। अब वो टॉक्सिन क्या होगा, कभी कभी वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन, और कभी कभी होता है हेपेटोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम खत्म आता है एकदम। सांप जब काटता है तो सांप के जहर में क्या होता है, वो जो जहर काटता है ना, तो उससे बोला था वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, क्योंकि उससे आपका नर्वस सिस्टम एकदम रुक जाएगा और आपकी डेथ हो जाती है। और इसी तरह के कुछ न्यूरोटॉक्सिन जो है ये कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं जब एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, जब एकदम ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन में आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, हेपेटोटॉक्सिन में आपका लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो कहीं पर भी हेपेटोटॉक्सिन दिखाओ तो समझ लेना कि वो लीवर से रिलेटेड जो मैटर है। तो ये जो पूरे चेन चल रही है खाली एल्गल ब्लूम की वजह से, ये सारी क्रिएट क्या कर रही है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होंगे लेके वो जाएंगे मर, और जब मर जाएंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पे, लेके सरफेस पे। ये प्रोसेस करते ही रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होते रहेंगे, और ये प्रोसेस लेक फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जमीन। यही एजिंग ऑफ लेक, बात समझ आ रही है, यही एजिंग ऑफ लेक। कि बढ़िया सी लेक थी लेकिन स्टार्टिंग के से न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट से, और उसने फिर वेजिटेशन को बढ़ाया, और वेजिटेशन बढ़ने के बाद क्या चीज हो गई, क्या चीज होने के बाद वो चीज किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस देखो अगेन फिर से मैं पूरा बताता हूं। लेक है नॉर्मल सी, उसमें न्यूट्रिएंट आ गए। अब न्यूट्रिएंट में एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं उसमें नाइट्रेट और फास्फेट हुए सारे। नाइट्रेट और फास्फेट के न्यूट्रिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आए, और उनकी वजह से हो क्या गया, वेजिटेशन बढ़ गई, एल्गल ब्लूम हो, एल्गी बढ़ी, एल्गल ब्लूम हो गया। एल्गल ब्लूम हुआ तो सन की पेनिट्रेशन कम हो गई, सन की पेनिट्रेशन कम हो गई
तो फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रुकी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पहले 10 थी, 10 से प्रोवाइड नहीं हो गई, उसको हाइपोक्सिया बोला, फिर और कमी हो गई तो 0 ppm हो गई, जिसको हमने एनोक्सिया बोल दिया। एनोक्सिया बोलने के बाद फिर वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गए जिन्होंने टॉक्सिन्स की रिलीज कर दी, मतलब ओवरऑल इस तरीके से चीज़ें खतरनाक हो गई और पूरी डेड जो ए लेक थी वो पूरी डेड हो गई। यही पूरी कंडीशन होती है वो एजिंग ऑफ लेक है। सुरक्षा लेक को भी कुछ नहीं प्रोसेस नहीं हो। हाँ डेफिनेटली, लेकिन वही बता रहा हूँ धीरे धीरे होता, लेकिन ये प्रोसेस तेज तब हो जाएगा जब हम और आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो एजिंग ऑफ लेक ये है। चलो अब रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेक, इसको बिठा दूं। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लेक। लेक का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक बहुत सिंपल था। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक हम दो तरीके से करेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्लासिफिकेशन होगा उसमें सॉल्ट कंटेंट क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगेन 3 तरह की लेक होगी। पहली कौन सी होगी, फ्रेश वाटर लेक, दूसरी होगी ब्रैकिश वाटर लेक, और तीसरी कौन सी हो जाएगी आपको, सलाइन वाटर लेक। ये हो जाएगा सॉल्ट कंटेंट के आधार पर। अब एक क्लासिफिकेशन और होगा जिसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पर। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह की लेक पाई जाएंगी। नंबर 1 ऑलिगोट्रॉपिक लेक। नंबर 2 मीसोट्रॉपिक लेक। नंबर 3 हो जाएगी आपका यूट्रॉपिक लेक। अभी क्या है, ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस जस्ट ये बस प्रोसेस है जिसमें लेस कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे वाया मेम्ब्रेन। जैसे अंडा होता है, अंडे तो अंडे की एक लेयर होती है, अंडे का छिलका होता है उसके अंदर एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन है, ये शायद पढ़ा होगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए से एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड थिंग हाई कॉन्सेंट्रेटेड थिंग में एक किसी लेयर के पास करके जा रही है। ये एक ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। और ये सब चीजें एक्वेटिक एनिमल में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस करेंगे। कंडीशन है अगेन नॉर्मल सा कंडीशन है कि एक तरफ लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर होगा, सॉल्यूशन होगा, दूसरी तरफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और इन दोनों में ट्रांसमिशन जो हो रहा होगा वो एक लेयर के जरिए से हो रहा होगा, और वो जो लेयर है वो कहीं ना कहीं सूटेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रोसेस है, और जो इसको करते हैं वो ऑस्मोसिस एनिमल करा देते हैं। और इसी से रिलेटेड है ऑस्मोट्रॉप, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इसको कभी से रिलेट वो मत करिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन है अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, राइजोबियम आपको मैंने पढ़ा है। राइजोबियम क्या है, वो सब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। देखो मैं लिखा राइजोबियम, एक ये वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है पहले बताओ। गुड इनफ, ये बैक्टीरिया है जो कि दलहनी फसलों में पाया जाता है, बैक्टीरिया का नाम है। अब बताओ राइजोफोरा क्या है ना, नियरली सेम नेम है ना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया राइजोफोरा इसमें किस चीज से रिलेटेड है तो तुम्हें पता है पहला ऑप्शन क्या होगा कि दलहन की फसलों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया, पहला ही ऑप्शन होगा, डैम श्योर।
क्या ये एक तरह का मैंग्रोव का पेड़ है, मैंग्रोव वाला, हाँ, जैसे मैंग्रोव का एक जैसे एविनिशिया, जैसे जैसे एक मैं नाम ले रहा हूँ एविनिशिया, जैसे मैंने कहा पेड़ तो आम का पेड़, बरगद का पेड़, और जैसे आम का पेड़ तो खजूरी का पेड़, दशहरी का पेड़, मालदे का पेड़, खटवा पेड़ है, तो ये सब पेड़ होते हैं ना, आम की तो कैटेगरी है। उसी तरीके से मैं बोलूँ मैंग्रोव, तो मैंग्रोव में एक पेड़ की कैटेगरी जिसको हम लोग राइजोफोरा बोलते हैं, एक पेड़ है जिसको हम लोग एविनिशिया बोलते हैं। इसी तरह के नंबर ऑफ नाम है। अब ये दो नाम जानना जरूरी क्यों? क्योंकि ये दो नाम पूरे मैंग्रोव की कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे रूट्स आती हैं, जैसे स्टिल्ट रूट, ड्रॉप रूट है और निमोटाफोर्स, ये तीन चीजें हैं, वो इन्हीं दो से कंप्लीट हो जाती है। तभी देखेंगे उसको, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऑस्मोसिस ऑस्मोट्रॉफ को थोड़ा इसी तरीके से देखिए, ऑस्मोसिस ऑस्मोटोसिस वाला प्रोसेस अलग है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल लेक का कुछ ज्यादा है ना, ये हो गया। देखो डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑस्मोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर भी बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉफ बोलते हैं, और ऑस्मोट्रॉफ खुद एक हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आएंगे। तो खाना का खुद भी बना क्लासिफिकेशन ऑफ लेक दो तरीके से करेंगे, सॉल्ट के कंटेंट में। अगर किसी भी लेक में सॉल्ट का कंटेंट 5 ppt से 5 ppt या 5 ppt से कम, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या था? 5 से लेकर 35 के बीच में, और जो सलाइन वाटर होता है उसमें कितना होता है? 35 से 7। ये तो नॉर्मल हमको सब होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रिएंट के कंटेंट। जब किसी भी लेक में न्यूट्रिएंट का कंटेंट थोड़ा कम हो, उसको एलुगल प्रोसेस बोलते हैं। और फिर उसके बाद वही लेक में जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट कुछ ज्यादा हो जाए तो मेसोट्रॉपिक, और उसके बाद और ज्यादा हो तो यूट्रॉपिक। बात समझने की कोशिश करिएगा। यूट्रॉपिक में न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत है, मेसोट्रॉपिक में उससे कम है, ऑलिगोट्रॉपिक में उससे कम है। अब यहाँ पे चीज ध्यान देने वाली बात पूछेंगे, ये तो बहुत बेसिक पूछ लेगा। अब ये बताओ कुछ चीजें इसी के आधार पर न्यूट्रिएंट कंटेंट, इनमें से सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किस रीजन में पाई जाएगी? ऑलिगोट्रॉपिक लेक में, मेसोट्रॉपिक में, यूट्रॉपिक मीजो में। यूट्रॉपिक में क्यों नहीं पाई जाएगी? यूट्रोफिकेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं चीजें बड़ी खतरनाक हो रही होंगी, तो बायोडायवर्सिटी वहां पर सफोकेशन की वजह से खत्म हो जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं है। ऑलिगोट्रॉपिक में न्यूट्रिएंट ही नहीं, फ्रेश लेक है, तो जब न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी भी कम होगी। इसके कंपैरिजन में मेसोट्रॉपिक में ज्यादा होगा। बात समझ आया ना? क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा हो गया। इट मींस कि जो न्यूट्रिएंट है वो किसी भी लेक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। तो अगर किसी भी लेक में न्यूट्रिफिकेशन हो गया, यूट्रिफिकेशन हो गया तो यूट्रॉपिक लेक में कन्वर्ट हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, दिक्कत ना। तो अगर उस लेक को यूट्रिफिकेशन से बचाना है, या मैं ऐसे बोलूं यूट्रिफिकेशन यूट्रोफिक से हमें मेसोट्रॉपिक की तरफ जाना है और मेसोट्रॉपिक से ऑलिगोट्रॉपिक की तरफ जाना, तो हमें करना क्या पड़ेगा? कैसे हम यूट्रॉपिक से कन्वर्ट कर देंगे मेसोट्रॉपिक में और मेसोट्रॉपिक से ऑलिगोट्रॉपिक, कैसे किया जा सकता है? सफाई होती है लेक्स में जो एक्स्ट्रा एनरिचमेंट लाइक इंडस्ट्रियल के थ्रू, और कहीं ना कहीं हम लोग ठीक है ह्यूमन हैंड होता है ना एनरिच करने में, तो कुछ मेजर्स लेके बहुत सी लेक्स की हमें देखिए सफाई हो रही होती है। जैसे एक लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है, निकनामपुर लेक। निकनामपुर लेक, निकनामपुर लेक, निकनामपुर लेक क्या है? वो न्यूट्रिएंट बहुत उसके अंदर है, हमेशा पोल्यूटेड है। तो उस लेक को बचाने के लिए क्या किया गया? एक हाइड्रोपोनिक टेक्निक अपनाई गई है ना, कुछ नाम है यार ना, हाइड्रोपोनिक। हैव यू एवर हर्ड दिस? हाइड्रोपोनिक बताओ। हाइड्रोपोनिक का मतलब ये होता है कि जब कभी भी पेड़ों को उगाया जाए लेकिन उसमें सॉइल की जरूरत ना हो,
और पानी में उसको उगाया जाए, वो पेड़ उग जाए। तो ऐसे टेक्निक को, ऐसे जो टेक्निक होती है उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। तो नीक नाम को लेके क्या किया गया, NEKNAMPUR, नेक नाम को। कहाँ पे सर? सोचो कहाँ पे हो सकती है, बवाली इलाके में, हैदराबाद। नेक नाम को लेके अब इसमें क्या किया गया कि ऐसे स्क्वायर बनाया गया, It is a eutrophic, sir. यूट्रॉफिक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया गया दिस टाइप। ये स्ट्रक्चर बनाया गया, ऐसा स्ट्रक्चर किससे बनाया गया, फोम से, प्लास्टिक बोतल से, और ऐसा क्यों, ताकि डूबे ना। ये जो इसकी जो लेयर है ना, ये इस तरीके की बनाएंगे, और जो इसके बीच वाला पोर्शन है इसमें हाइड्रोपोनिक की गई। ऐसे पेड़ों को बोया गया, ऐसे पेड़ों को लगाया गया सिस्टम करके कि वो लोग पेड़ जो पानी में बढ़ सके। और ये पेड़ लगाने के बाद इसको नाव की पूरी पानी में डाल दिया। अब ये पानी में गए तो पानी में हाइड्रोपोनिक वाली खेती तो हो ही सकती है। तो इन पेड़ों ने क्या किया, जो उस लेक में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट थे उसका यूज करके अपनी ग्रोथ की। न्यूट्रिएंट वहां से खत्म हो रहा ना, क्योंकि ये यूज कर ले रहे, और जब ये यूज करके खूब बड़े बड़े हो गए, फिर इस लेक के जरिए से इन पेड़ों को निकाला गया, बाहर फेंक दिया गया, फिर दूसरे पेड़ों को लगा दिया गया। तो इसको एक बोलते हैं FTW। FTW क्या होता है, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड। और FTW को यूज करने वाला पहली लेक जो है वो लेक नामपुर लेक की है। रिवर फ्रंट पे भी ऐसा है। रिवर फ्रंट पे मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है मुझे। वो जब सीने आप नीचे उतरेंगे तो ऐसे वाइट वाइट से कुछ वो लगता है नीचे पानी में, वो तैरता रहता है, बहुत बड़ा सा लोग नीचे उतरते भी हैं। मैं सोचती हूँ ये किस पे अटका हुआ है पानी पे, ऐसे तैरता भी रहता है। ये वही है, कोई तो डूबता भी इसका है। स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था ताकि फोम का हो, ताकि वो पानी में ऐसे डूबे ना, और नीचे बोतल भी लगा दिया था ताकि वो तैरता रहे। देखिए मैं इमेज आप लोगों को देखता हूँ, उस इमेज को देखिए। ग्रुप में सब लोग हैं ना? सर मुझे उस ग्रुप में ऐड करने की मैं मिस कर देती हूँ ओके, नोटिफिकेशंस। कौन से प्लीज वाले क्या है? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक जहां पर ट्री को बोया जाता है ताकि वो बिना सॉइल के जर्मिनेट कर सके। और इसके अलग अलग ट्री होंगे, जैसे अब देखिए इसमें कई ग्रास है, जैसे लेमन ग्रास, फाउंटेन ग्रास, बैम्बू नहीं, लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। लेमन ग्रास इज अ ग्रास व्हिच हैज अ कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक है जिसमें पेड़ों को उगाया जाता है बिना सॉइल के, और उस पेड़ों को जो उगाया जाता है उन पेड़ों में एक पेड़ है फाउंटेन ग्रास, लेमन ग्रास, कुछ है फाउंटेन ग्रास, लेमन ग्रास, विटिवर्स, ये सब ग्रास का नाम है जो कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी को यूज करता है। सर लास्ट का बोला विटिवर्स, VETI VERSP। सर ये हाइड्रोफोनिक हाइड्रोफोनिक PHONIC हाइड्रोफोनिक। लेमन ग्रास इज अ ग्रास जिसको बढ़ने के लिए सॉइल की जरूरत नहीं है, ये उसी में आता है। तो जब किसी जो निकनाम को लेक में भेजा गया होगा उसमें यानी लेमन ग्रास भी भेज दी गई होगी, फाउंटेन ग्रास भी भेज दी गई होगी, जो विटिवर्स एक ग्रास का नाम बताया वो भी भेज, खस का नाम है, खस भी है, खस या खर है तो वो भी इसमें आता है। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक ग्रास सिर्फ और सिर्फ पानी में उगती है तो जमीन पे नहीं उग सकती, दोनों जगह होते। फाउंटेन ग्रास है तो ऐसा नहीं कि फाउंटेन ग्रास सिर्फ पानी में उगती है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये क्वालिटी रखते हैं हाइड्रोपोनिक।
मैं एक इमेज आप लोगों को भेज रहा हूँ ग्रुप पे, दोनों पे ही भेज दूंगा। एक बार यही तो चीज़ पूछ लिया और ये भी पूछा गया मैं आपको लेके आया। ये इमेज है। स्ट्रक्चर देगा। अब इसके अंदर बीच में पेड़ बो दिए गए और ये कौन कौन से हैं जो मैंने आप लोगों को नाम बताया। दिख रहा है ना? तो ये स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट चीजों को खत्म किया जा सके। चलो ये तो अलग है। हाँ? ये वो रिवर फ्रंट पे कहाँ है? नहीं ये नहीं है, वो कुछ वाइट मतलब वाइट जो स्लाइड का ऐसा होगा कि इस तरह का हो सकता है। बस अगर ये होता है ना तो यूज में जरूर आता है। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गई लेकिन जो लॉजिक है सरकार देख लिया। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको हटाने की कुछ जरूरत हम लोग को है। तो रिमूवल प्रोसेस तो यही तो है। सिर्फ एक नहीं, एक ही बताया मैंने, फिर बहुत सारे। रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट ये कैसे किया जाएगा? एक तो ये है हाँ सफाई भी तो की जाती है। हाँ चलो सफाई पे आ जाए। सफाई का मतलब क्या है? अब न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट को सफाई नहीं कर सकते आप। न्यूट्रिएंट की सफाई कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या न्यूट्रिएंट है, कैसे निकालें। ऐसा होता नहीं कि मोटा मोटा हमको दिख रहा है मिटा के छान के निकाल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो सफाई कैसे करेंगे? टेक्निक्स होंगी लेकिन नहीं बन जाता। इसमें क्या किया था जो आप बोलेंगे सफाई में क्या किया था? मैक्रोफाइट्स बोले जाते हैं। मैक्रोफाइट्स मैक्रोफाइट का मतलब क्या है? बड़े पौधे। अब बड़े पौधे में क्या क्या? हाइड्रोनिक जो कुंडी जो आती है, हाइड्रोनिक को बोल दो। अब पेड़ हैं वो ग्रो करने के लिए क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट का यूज करेंगे, न्यूट्रिएंट इसमें आ जाएगा और हाइड्रोनिक को आप आराम से निकाल सकते हो। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो मैक्रोफाइट्स को बोला जाता है। इसी तरीके से तो क्या है ये मार्केट? मैक्रोफाइट्स मतलब बड़े पेड़, एक होता है माइक्रोफाइट छोटे छोटे, एक होता है मैक्रोफाइट। मैक्रोफाइट बड़े बड़े पेड़, ऐसे पेड़ जिनको हम आसानी से पानी में उठा सकते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा नहीं होता वही। तो ऐसे पेड़ जो बड़े हो, थोड़े छोटे वाले नहीं, बड़े पेड़, तो उनको हम बो दें। जब बोएंगे तो वो ग्रो जब कर रहे होंगे तो वो न्यूट्रिएंट ही तो यूज करेंगे, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट का वो यूज कर लेंगे और अपनी ग्रोथ कर लेंगे। जब अपनी ग्रोथ कर लेंगे तो जब लगे कि हाँ और ठीक है उनके सुखाओ। जलकुंभी में यही तो किया जाता। अगर आपको जलकुंभी हाइड्रोनिक जो होती है यही होता है। हाइड्रोनिक की सफाई आती है पेड़ जैसे लेक हायासिंथ हाइड्रोनिक में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा वाला एनसीईआरटी वाला है, एजुकेशन का एजुकेशन वाला है। कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो मैक्रोफाइट हो गए। इसी तरीके से फिशेस भी आप कर सकते हो। सर हायासिंथ इज अ काइंड ऑफ मैक्रोफाइट। मैक्रोफाइट्स बड़ा पेड़ है ना। फिशेस फिशेस को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये मत बोलो उससे पहले से ही होगी, कुछ ऐसी फिशेस करो जो थोड़ा साइज में बड़ी हो जाए। और याद रखिएगा ये एक दिक्कत वाली भी बात हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। फिशेस जो होंगी तो फिशेस को जब हम करेंगे तो हो सकता है कि जो वहां पर ब्लूम हुआ है वो हार्मफुल अल्कोहल ब्लूम हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जब न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हुआ तो ग्रोथ बढ़ी किस चीज की? काई वाई की, फाइटोप्लैंक्टन का, न्यूट्रिएंट की वजह से। तो ये जो ग्रोथ काई की बढ़ी उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो काई बढ़ रही है, ये काई धीरे धीरे करते हैं इसको अलगल ब्लूम बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है तो अलगल ब्लूम बोलते हैं। हर अलगल ब्लूम खराब नहीं होते, सारे अलगल ब्लूम खराब नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ अलगल ब्लूम बहुत खराब होते हैं जो कि आपको जान तक ले सकते हैं। कैसे? अगर अलगल ब्लूम की वजह से वो वाले बैक्टीरिया पनप हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स
और हेपेटोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है। तो ये वाले टॉक्सिन जब रिलीज कर रहे हैं तो मछली आएंगी तो मछलियां भी इसको खाएंगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बायो एक्यूमुलेशन। अब मछली खाया और मछली को फिर हमने खा लिया, तो फिर क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन तो पूरा है हमारे बॉडी में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो फिशेज को भी इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर जैसे मोस्ट ऑफ द एनरिचमेंट जो होता है वो जैसे सॉइल एनरिचमेंट की वजह से भी हो जाता है, तो हम लोग जो पेस्टिसाइड्स उसके लिए भी कुछ स्कीम्स वगैरह मिलती है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड भी है, सो दैट एक्स्ट्रा एनरिचमेंट सॉइल का नीम कोटेड यूरिया भी नीम कोटेड यूरिया, और जिस साल की तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ला लेते हैं। अब एक नया प्रोसेस हो सकता है चौथा, फ्लोकलेशन। क्या नाम पता है इसको? थक्का बनना बोलते हैं, थक्का। फ्लोकलेशन मतलब क्या है कि हमको पता है कि न्यूट्रिएंट मेजरली कौन कौन से, नाइट्रेट और फॉस्फेट है। अगर कुछ हम चीज ऐसी उसके अंदर डाल दें, हमको पता है कि न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही कंटेंट है, उसमें कोई चीज ऐसी डाल दें कि वो उस पोल्यूटेंट के साथ क्रिया करे और आपस में बनने के बाद कोई बड़ी बड़ी सी चीज बना है, एब्जॉर्बेंट वाला जो प्रोसेस है। मतलब हमको पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट किस में प्रोसेस है, अगर कोई चीज हम ऐसी डालें कि वो उसके अंदर जाके फॉस्फेट के साथ क्रिया कर दे और क्रिया करने के बाद कोई बड़ी बड़ी सी चीज बना दे, थक्का बना दे, ऊपर की तरफ आ जाए, जैसे झाग बन जाए या कुछ इस तरह की चीजें, थक्का बन जाए ताकि चिपक जाए चीज, तो बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर हमको पता चल जाएगा चूंकि ये वाली चीज मैंने डाली थी इसमें फॉस्फेट के साथ क्रिया कर रही है, तो उसको पकड़ेंगे और उठा के खा लेंगे, तो उसको फ्लोकलेशन बोलते हैं। हमको ये पता है कि न्यूट्रिएंट इन्वेस्टमेंट में न्यूट्रिएंट कौन कौन सा ज़्यादा है, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के कंटेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ हम उसमें ऐसी डाल दें कि वो फॉस्फेट के साथ या तो क्रिया कर ले या तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर ले। मान लो फॉस्फेट के साथ हमने कोई ऐसा केमिकल डाल दिया उसमें, तो उसने फॉस्फेट के साथ क्रिया की और फॉस्फेट की क्रिया करने के बाद कोई ठोस सी तो बड़ी सी चीज़ बना ली, थक्का बना लिया, जम गया उसमें, तो उसके जरिए से जब वो जम जाएगी तो बाहर दिखने लगेगी, उसको उठा के बाहर, इस तरीके से भी कहीं ना कहीं चीज़ें उसको फ्लोकलेशन। ठीक है, फ्लोकलेशन मतलब समझ लो कहीं ना कहीं वही होता है, थक्का बनना। ठीक, और पांचवी टेक्निक क्या हो सकती है कि ये जो न्यूट्रिएंट है चूंकि वो थोड़े से भारी है तो किधर बढ़ जाएंगे, डेप्थ में। वैसे ये लेक है तो न्यूट्रिएंट यहाँ पर वो भी जनरली क्या होगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, तो ऊपर की लेयर थोड़ी सी सही होगी, नीचे वाली खराब है। तो कुछ हम ऐसा प्रोसेस करें कि नीचे वाली लेयर से ही पूरा खरीद ले, बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता, इजी प्रोसेस नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसको सक कर लिया जाता है, सकिंग ऑफ द वाटर बॉटल। इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन बोला जाता है कि आपको पता है ना कि चूंकि न्यूट्रिएंट है वो सबके नीचे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे के पास जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम क्या काम करेंगे कि इस न्यूट्रिएंट को नीचे की तरफ पाइप डालें और नीचे से पानी निकले, तो ऐसा हो सकता है। ये एक अप्रोच बताई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा लायक तारीफ नहीं है। लेकिन जो लायक तारीफ है इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना होगा। हमें निम्नांको लेक वाला जो ऑप्शन अपनाना पड़ सकता है, मैक्रोफाइट्स वाला भी, फिशेस वाला भी, फ्लोकलेशन वाला भी, और सकिंग ऑफ द वाटर बॉटल भी किया जा सकता है। ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी तभी लेक साफ होगी। हाइड्रोपोनिक, लेकिन ये बड़ा समय लेगी क्योंकि जो हाइपोक्सिया एनोक्सिया की कंडीशन है वो बहुत तेजी से हो गई। तेजी इन द सेंस कि अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई तो एनोक्सिया की कंडीशन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 या 3 ppm है तो 0 ppm, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेजी से होती है डिकम्पोजर की, और डिकम्पोजर काम करने के लिए क्योंकि जब उनको खाना मिलेगा तो वो बहुत तेजी से काम करेगा, है ना। एक सोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि कुछ ने सबसे पहले बताया था कि हमें पोल्यूशन सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। पोल्यूशन सोर्स को
अब ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ पोल्यूशन सोर्स, तो पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से आ रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा, हम लोग के सीवेज से आ रहा, ये सब तो प्रॉब्लम है। तो अब ये कैसे आए, सबके नाम तो लोग हैं, तो जो पोल्यूशन सोर्स है वो दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्या नाम है? एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। जो पोल्यूशन है वो कहीं से आ रहा है ना, तो जहां से आ रहा है उसके आधार पर पोल्यूशन के सोर्स को दो तरह से डिफाइन करता है, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि हमें ये पता हो कि ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। जैसे इंडस्ट्री लगी है तो हमको पता है कि ये पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स। अब नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? ऐसे पोल्यूशन के सोर्स पॉइंट जिसके बारे में हमको पता ही नहीं कि ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हमने फर्टिलाइजर डाला हुआ है, तो एग्रीकल्चर फील्ड कोई एक है, जगह पर फील्ड है, वहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस सब सारे तरह के फर्टिलाइजर पड़े हुए। एकदम से बरसात हुई, तो बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात हुई, तो पानी था हर जगह भर गया, और खेतों के जरिए से पता नहीं किस खेत से ज़्यादा पड़ा होगा, खेतों के जरिए से होते तो आपको ये पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। तो जब हमको ये ना पता हो कि पोल्यूशन का रियल सोर्स क्या है, तो उसको हम लोग नॉन पॉइंट सोर्स बोलते हैं। जब हमको पता हो कि पोल्यूशन का एग्जैक्ट सोर्स है क्या, तो उसको हम लोग पॉइंट सोर्स बोलते हैं। तो हमें क्या काम करना है कि पोल्यूशन के सोर्स को रिड्यूस करना है। अब ये कैसे किया जाएगा? अगर नॉन पॉइंट वाला सोर्स है तो हम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम लगा दें कि भाई पानी छन के पहुँचे, थोड़ा फिल्टर होके पहुँचे। जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला जो एफ्लुएंट है, एक्सटर्नलिटीज है, वो कहीं ना कहीं साफ होके पहुँचे। अब इसके लिए थोड़ी टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी पड़ेगी। नॉन पॉइंट सोर्स को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको जब बताया, खेत बहुत सारे, सब में फर्टिलाइजर होता है, पानी बरसा, पानी के जरिए से पानी का बहाव हुआ, वो आके रिवर्स में मिल गया। आप रोक सकते हो क्या उसको, लेकिन आप पॉइंट सोर्स वालों को रोक सकते हो। लेकिन हमें ओवरऑल मैकेनिज्म क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट सोर्स पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। क्या नॉन पॉइंट सोर्स को कम किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन कैसे? और सोच बताइए। मोस्टली खेतों में आते हैं, फिर बारिश होती है तो वहाँ से हमारे नदियों में चले तो जाते हैं। आप कितना बड़ा प्लांट लगाएंगे? जैसे खेत, कभी आपने खेत खलिहान बड़े बड़े देखे हैं जो लंबे लंबे खेत होते हैं, उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, है ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नॉन पॉइंट सोर्स के पर आप थोड़ा फ्रेश करने वाले प्लांट लगाना, इतना आसान नहीं होता। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। जैसे जो फर्टिलाइजर हम खेतों में डाल रहे हैं, उन फर्टिलाइजर को थोड़ा सा इको फ्रेंडली बनाएं। जैसे हम पहले क्या डालते थे, यूरिया, सिर्फ यूरिया डालते थे। अब हमने क्या किया, नीम प्रोटेक्ट यूरिया डाला। इसी तरीके से कोई और टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि जो सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स पे जो पोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग इसी तरीके से टैकल करें। समझ मानी? तो ये ध्यान रखिएगा, जो पोल्यूशन के सोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स वाले का हमें सोर्स ही नहीं पता है कि एग्जैक्ट कहाँ से आ रहा है। पॉइंट वाले का हमें पता है, इंडस्ट्री है, सीवेज है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ओके, The point source के कैसे? बहुत ईजी है। जैसे इंडस्ट्री से एफ्लुएंट निकला तो एक ही जगह से एफ्लुएंट निकलता, तो जहाँ पर से आपकी एक्सटर्नलिटीज निकल रही है वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बना दे जो कि जैसे अब ये जानो, देखो आपको पता है इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडस्ट्री है, यहाँ से क्या निकलता आपको पता है, फ्यू गैस निकल रही है, गैस निकल रही है वहाँ से। क्या सब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फलानी ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें निकल रही है। तो अब हमें पता है फ्लाई ऐश भी निकल रही है ना। तो अब क्या करें, हमें पता है कि जब भी निकाले तो यहाँ पर तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें कि जो इन कंटेंट को अपने में एब्जॉर्ब कर
बाहर जो गैस निकल वो थोड़ी सी कम हार्मफुल है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट भी बोलते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर वो भी यही काम करता होगा, उसको भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर वो क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है उसके जो हार्मफुल एलिमेंट उसको अपने पास रोक लेगा और बाहर जो होगी थोड़ा सा फ्रेश ले आएगी। ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेश ले आएगी, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट में सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की तरह, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कम हो जाएगा पोल्यूशन लेवल से कम। तो इसी तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें हम लोग इसी तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट सोर्स को थोड़ा टैकल करना इजी होता है। अब पॉइंट सोर्स देखो, गाड़ी है पॉइंट सोर्स, व्हीकल्स हमारे पॉइंट सोर्स हैं, तो उसको इजी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, फ्यूल यूज होगा। हमने क्या किया इसको फ्यूल के लिए, अब तक फ्यूल जो निकलता है, जो फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें प्रोसेस है। हमने फ्यूल गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसको कम करने के लिए, कम हार्मफुल बनाने के कई चीज यूज की। हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इसका हमारा टारगेट क्या है, 2025 तक 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना। इथेनॉल ब्लेंड होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या यूज की है, BS6, इसको भी यूज किया हुआ है, भारत स्टेज 6 बाइक मॉडल जो आपको बनते हैं, नई गाड़ियाँ जो आती हैं उसमें कहते हैं BS6 होना चाहिए। ये सब इंटरवेंशन कर चुके हैं ताकि पॉइंट सोर्स को हम लोग खत्म करें। आसान है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, पॉइंट सोर्स को खत्म करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और कुछ बताइए उसके साथ, और भी कुछ अभी तो बताया ना स्टार्टिंग में। बफर क्रिएट कर सकते हैं, बफर भी क्रिएट कर सकते हैं। बफर इन द सेंस क्या, ये लेक है, हाँ जैसे ये लेक है और यहाँ पर कोई दूसरी चीज, मान लो कि एग्रीकल्चर फील्ड का पूरा सा रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है। हम क्या काम कर रहे हैं, वो पता है कि ये जो लेक है इसका पानी जब एक्सेस हो जाएगा तो इसी में जाएगा, तो बीच में कुछ ऐसी चीज बना दे, बफर क्रिएट कर, तो पहले पानी कहाँ जाए, पहले इसमें जाए और फिर जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाए। तो जब पहले इसमें भरेगा तो जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट थोड़ा हैवी होगा तो नीचे दब जाएगा, इसे दब जाएगा तो थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि पूरा फ्रेश होके जाएगा, नहीं तो थोड़ा कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बफर जोन क्रिएट करते हैं। इसी में एक नाम और आता है रिपेरियन बफर। रिपेरियन बफर क्या है, हम लोग को पता है कि जो यूट्रिफिकेशन हो रहा है इसमें मेजरली रोल प्ले करने वाले कंटेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन और फास्फोरेट के कंटेंट है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरेट के कंटेंट रिवर में भी बहुत होते हैं, रिवर में तो समझ लीजिए रिवर बह रही है, ये रिवर जा रही है, तो इस रिवर की ही पैरेलल एक और छोटी सी रिवर जो कि लेके रिवर है। तो जब कभी बाढ़ आएगी तो बाढ़ में आने से होता क्या है कि इसका एक्सेस वाटर हर तरफ फैल जाता है ना। तो जब वाटर फैलेगा इसका, तो जो वाटर फैलना होगा तो इस बफर में आ जाएगा, इस रिपेरियन बफर में आ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे दब जाएगा, फिर जो वाटर लेके पड़ेगा वो ये बफर होता है रिपेरियन बफर। जब रिवर के बगल में बफर बनाया जाए तो उसको रिपेरियन बफर बोल सके, और किसी भी लैंड के, किसी एग्रीकल्चर लैंड के बगल में बनाया तो नॉर्मल बफर। रिवर और लेक एक दूसरे को हार्म करते हैं, क्यों नहीं करती, अब देखिए जैसे बताया रिवर में क्या है, रिवर में तो वाटर है तो उसमें सेडिमेंट आता है। अब सेडिमेंट कहाँ से आता है, चट्टानों से आता है। अगर वो चट्टान फॉस्फेटिक हो तो फॉस्फोरस तो कंटेंट है। ये सब
जरूरी की सब चीज़, लेकिन ये जरूरी अगर आपसे ऑप्शन में पूछेगा क्या रिपेरियन बफर यूट्रिफिकेशन को कम कर सकता है, तो बताना पड़ेगा हाँ, तो पता तो करो कैसे, इस तरीके से। क्लियर है? एक बार मुझे बताइए। जैसे हमको पता है कि ये रिवर बह रही है, रिवर में सेडिमेंट होगा, सेडिमेंट का मतलब जो बह रही है उसमें ठोकर मारी, यहाँ से चट्टान थी, चट्टान कटी, और वो जो कटा ना कचरा वो नदी से बह गया, और पता चला वो जो चट्टान थी फॉस्फेटिक चट्टान थी, उसमें फॉस्फेटिक कंटेंट थी, अब फॉस्फेटिक कंटेंट है वो भी रिवर में जा रहा है, और जब बाढ़ आएगी तो ऐसा तो नहीं तुम हो जाएंगी, तो फॉस्फेटिक कंटेंट अभी भी रिवर में, बाढ़ आने के बाद जो रिवर के अंदर जो पानी तो बाहर नहीं आ जाता, तो जब बाहर आ जाएगा सपोज जो रिवर में कोई लेक हुई तो लेक में चला जाएगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लेक में पहले आ जाए, पहले इसमें कोई बफर बना, पहले पानी उसमें चला जाए, ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं बुकेज बफर। इससे क्या होगा, पहले कंटेंट इसी में इकट्ठा हो जाएगा, कुछ चीजें कहेंगे, तो ये सब कुछ चीजें इसी तरह के प्लेंटी ऑफ ऑप्शन होंगे जो कि रिमूवल के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। बात क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है anyone? एक फैक्ट जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे वो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा ऐड ऑन फैक्ट। ये क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो पूरा बवाल है इसमें सारी चीजें एक से जुड़ी हुई है। लेक इकोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो सब चीजें जुड़ी हुई है। लेक इकोलॉजी में लेक के बारे में पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, किस तरीके से लेक की एजिंग होती है ये जान गए, लेक की एजिंग होने के क्या प्रोसेस है, एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, और न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट को ही तो हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, और एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को ये एल्कल ब्लूम बोलते हैं, और वही एल्कल ब्लूम अगर टॉक्सिक हो जाए तो उसको हार्मफुल एल्कल ब्लूम बोलते हैं, है ना। तो सारी चीजें एकदम इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज हम अलग से नहीं पढ़, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वो किस तरह का पानी का टेम्परेचर होगा जिसमें एल्गल ब्लूम हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो सकता है या यूट्रिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से। पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा? वाई ठंडा? भाई ये क्वेश्चन बनेगा ना, स्प्रेड होता है जो भी टॉक्सिन या यूं तो हम लोग देखते हैं कि जो स्प्रेड प्रोसेस होता है वो गर्म पानी में होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर न्यूट्रिएंट आ जाना यही इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिएंट अपवेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था वो ठंडे पानी में ये सब होता है, वो फिशिंग जोन अच्छे होने के लिए जरूरी। अभी क्या बता रखा है, जैसे 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 हमने बताई थी दो तरह की सॉइल, एक बताई थी पॉटसॉल और एक बताई थी पैक्सॉल। यस सर, दोनों में डिफरेंस क्या था? वो थिक थी, थिक होने के पीछे वजह क्या थी? लैटिट्यूडनल लोकेशन। यस सर, ये बताया ना कि क्योंकि जो पॉटसॉल है वो कहाँ पे पाई जा रही है? ऊपर वाले कॉनिफर फॉरेस्ट में, बोरियल टैगा फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो पत्तियां गिर रही थी, तो वो जो पत्तियां नीचे गिर रही थी तो उसकी वजह से जो सॉइल थी उसमें बड़ी जाहिर सी बात है वहाँ पे बर्फी पड़ता तो पानी की तो कोई कमी है नहीं, तो जो बर्फी वाला प्रोसेस है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले आ रहे थे, ऊपर सलाइन वाला कंटेंट रह जा रहा था। और जो ये इसमें जो पत्तियां गिरती है वो और ऑर्गेनिक एक्टिविटी जो होती है उसको होने नहीं देती। क्यों? चूंकि टेम्परेचर वहाँ पे इतना कम है। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं उनकी बायो एक्टिविटी कम होती है। अब ठंडे में आप उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन वही सॉइल, वही सेम सॉइल जब ट्रॉपिकल रीजन में आती है तो जो गर्म वाला एनवायरनमेंट जब उनको मिलता है तो उनकी बायो एक्टिविटी, बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो जाती है। बात समझने की कोशिश करिए। जैसे लेक है, लेक का पानी एकदम ठंडा है तो सब सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, लेकिन माहौल जैसे गर्म होता है, वाटर वार्म होता है, तो जो अंदर के जो डिकम्पोजर होता है वो कुछ एक्टिवली ज़्यादा काम करते हैं। जब एक्टिवली ज़्यादा काम करने लगेंगे तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हाइपोक्सिया के बाद एनर्जिया। तो एसेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लेक की एजिंग है, चाहे यूट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा या हार्मफुल एल्गल ब्लूम वाला जो प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए किस तरह का वाटर की ज़रूरत है? हमें वार्म वाटर की ज़रूरत है। लेक की जो एजिंग होगी उसके लिए हमें वार्म वाटर की ज़रूरत है, ठंडे पानी में नहीं होगा ऐसा। क्लियर? आप समझ में आ रही है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत तेजी से होने लगती है।
क्योंकि वो गर्मी होती है तो गर्मी में बहुत एक्टिव होता है। अब जैसे वो जो होता नहीं है भालू, पोलर बियर, वो अपने आप को ठंडे में बैठा लेता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत है। तो ये यहाँ पे भी होता है, ठंडे में इतना काम करने का मन नहीं होता, लेकिन गर्मी में होता है चलो चलो स्टार्ट करो, है ना। तो ये प्रोसेस है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी बातें